बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। हम बात कर रहे थे इवोल्यूशन की, और इवोल्यूशन में अब नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। दैट इज़ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जिसमें हम सारी थियरीज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ओके, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको शुरू करते हैं ना। इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इन अ ट्रू सेंस वुड हैव स्टार्टेड व्हेन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ विद डिफरेंसेस इन मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। क्या कहना चाह रहा है कि जब लाइफ का सेलुलर फॉर्म शुरू हो चुका, उसके बाद जब प्रॉपर लाइफ स्टार्ट हुई, उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन एक थियरी आई थी, द सेंस ऑफ डार्विनियन थियरी। ठीक है, किसने दी थी? ये डार्विन ने थियरी दी थी अबाउट एवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। उसने बताया कि नेचर जो है वो सेलेक्ट करती है, और जो सबसे फिट होता है नेचर उसको सेलेक्ट करती है। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म इज लिंक टू द लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन। मतलब क्या कि नए नए कैरेक्टर जो है वो पूरी लाइफ में, जितने भी नए नए कैरेक्टर आ रहे हैं ड्यूरिंग वो लाइफ, क्या क्या नई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसकी वजह से न्यू कौन से कैरेक्टर डेवलप होते हैं, उसके हिसाब से उनका अपीयरेंस होता है। माइक्रोब्स दैट डिवाइड फास्ट हैव द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड बिकम मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल विद इन आवर्स. A colony of bacteria growing on a given medium has built-in variation in terms of ability to utilize the food components. Okay, कौन कितना जल्दी फीड कर सकता है या फिर उस कंपोनेंट को यूटिलाइज, उस टर्म में उनमें वेरिएशन क्रिएट होते हैं। A change in the medium composition would bring out only that part of population that can survive under new condition. Okay, वो क्या कह रहा है कि सपोज एक पॉपुलेशन है, इसमें से आधी पॉपुलेशन जो है उसने सर्वाइवल हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि उसने नेक्स्ट जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसमें अपने आप को अडेप्ट किया, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाया। तो ये वाली तो आगे कंटिन्यू होगी और ये वहीं पे ही वाइप आउट हो जाएगी। In due course of time, this variant population outgrows the others and appear as a new species. अब इससे क्या होगा? फिर एक न्यू मतलब थोड़ी डिफरेंट स्पीशीज जनरेट हुई। ओके, फिर कोई नया चैलेंज आया, फिर इसमें चेंजेस हुआ, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम एट लास्ट ये एक नया स्पीशीज अराइज करता है। This would happen within days. This would happen within days. For the same thing to happen in a fish or fowl would take million of years, as lifespan of these animals are in years. Okay, बैक्टीरिया के लिए बोल रहे हैं कि वो तो फ्यू डेज में हो सकता है, बट जो बड़े हैं जिनकी ईयर्स में लाइफ स्पैन है, तो वहाँ पे मिलियन ऑफ ईयर्स ही लगते हैं एक न्यू स्पीशीज जनरेट करने के लिए। Here we say that fitness of B is better than of A under new condition. Okay, मतलब वही बोल रहे हैं कि एक ग्रुप को A में कन्वर्ट किया, एक को B में, तो B की फिटनेस ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू A. Nature selects for fitness. One must remember that so-called fitness is based on the characteristics which are inherited. Okay, इसके अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि जो भी उसमें फिटनेस उसने एक्वायर करा वो सब इनहेरिट हो रहा है। ओके, वो आगे नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन हो रहा है। हैंस देयर मस्ट बी अ जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग सेलेक्टेड एंड टू इवॉल्व। ओके, अनदर वे, मतलब इस लाइन का मतलब समझे, दे मस्ट बी अ जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग सेलेक्टेड एंड इवॉल्व, क्योंकि जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो जेनेटिक चेंजेस होने पड़ेंगे ही अगर उसको इनहेरिट होना है। तो वो बोल रहा है कि जितने भी वो फिटनेस चेंजेस ला रहा है दोज ऑल आर इनहेरिटेड। इट मीन्स कि यहाँ पे सबके पीछे एक जेनेटिक बेसिस है, किसी भी स्पीशीज़ का सेलेक्ट होना और उसका इवॉल्व होना। Another way of saying the same thing is that some organisms are better adapted to survival in an otherwise hostile environment. ठीक है, एक चेंजिंग एनवायरनमेंट में वो अपने को बेटर अडेप्ट जो कर लेते हैं वो ही सर्वाइव करते हैं। अडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड, और यही एबिलिटी जो है वो इनहेरिट हो रही है। इट हैज जेनेटिक बेसिस। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय द नेचर। तो ड्यू टू द एबिलिटी टू अडेप्ट इन द न्यू चेंजिंग एनवायरनमेंट दे गॉट अ फिटनेस। वो क्या है? अल्टीमेट एक रिजल्ट है जिसकी वजह से नेचर उनको सेलेक्ट कर रही है। ओके, अब ध्यान रखना, जो डार्विन है, डार्विन ने दो पोस्टुलेट्स दिए, आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं। इसने एक बुक लिखी थी दैट वाज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। ओके, और इस बुक में उसने क्या बताया? दैट वाज अ बुक, और उस बुक में उसने 2 पॉइंट्स बताए। कौन कौन से? ब्रांचिंग डिसेंट्स एंड नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट्स मतलब क्या? अडेप्टिव रेडिएशन। ध्यान रखना, ब्रांचिंग डिसेंट्स मतलब क्या? ऐसे मतलब स्प्रेड हो रहा है, डाइवर्स हो रहा है, तो दिस इज द अडेप्टिव रेडिएशन। देयर आर द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन ऑफ एवोल्यूशन। इवन बिफोर डार्विन अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट, अब ध्यान रखना, अब बात आ गई है नेचुरलिस्ट लेमार्क के बारे में।
A French naturalist Lamarck had said that the evolution of life form had occurred but driven by use and disuse of organ. ये इसका एक बहुत प्रोमिनेंट पोस्टुलेट था. उसने बोला कि जो ऑर्गन ज़्यादा यूज़ में आता है वो ज़्यादा डेवलप हो जाता है, जो नहीं होता है वो धीरे 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 एलिमिनेट हो जाता है. He gave the example of giraffe who is an attempt to forager leaves on tall tree had to adapt by elongation of neck. उसने बोला कि शुरू में वेजिटेशन बहुत नीचे ही था, जिराफ ईजिली वेजिटेशन मिलता था, बट धीरे धीरे जब वेजिटेशन नीचे का ख़त्म होने लगा यानी ग्रासलैंड्स ख़त्म होने लगी तो लॉन्ग ट्रीज की तरफ जिराफ को क्या हुआ, अपना नेक को स्ट्रेच करना पड़ा. एंड ड्यू टू द स्ट्रेचिंग ऑफ नेक, ड्यू टू द ओवर यूज ऑफ दिस नेक, धीरे धीरे वो कैरेक्टर उसके नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता चला गया. दिस इज हाउ लेमार्क एक्सप्लेन द यूज एंड डिसयूज ऑफ एन ऑर्गन as they pass on this acquired character of elongated neck to succeeding generation. Next generation में pass कर दिया. Giraffe slowly over the year came to acquire long neck. Nobody believed this conjure anymore. अब भाई obviously ये तो कुछ नहीं हुआ. ऐसे तो क्या होगा कि if I want or I have a desire for wings, या फिर मैं कोई ऑर्गन को ज़्यादा यूज़ करने लगूँगी तो वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा. नो, इट इज़ नॉट लाइक दिस. ऐसे तो जो ऑर्गन वो बोल रहा है कि जो यूज़ नहीं हो रहे हैं वो धीरे धीरे एलिमिनेट. तो हमारी बॉडी में इतने वेस्टिजियल ऑर्गन है जिनका कोई यूज़ नहीं है बट स्टिल दे आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. तो ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया अपने ही पोस्टुलेट्स को, तो इट वाज नॉट एक्सेप्टेड. इज एवोल्यूशन अ प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ प्रोसेस? एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये एक अपने आप में प्रोसेस है या एवोल्यूशन इज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस? The world we see inanimate and animate is only the success stories of evolution. When we describe the story of this world, we describe evolution as a process, है ना. evolution को हम बोल रहे हैं कि एक process है जिसके थ्रू एक new species generate हो रही है. On the other hand, when we describe the story of life on earth, we treat evolution as a consequence of a process called natural selection. समझ में आ रहा है? दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम एक वर्ल्ड की स्टोरी बता रहे हैं तो उसमें हम एवोल्यूशन को एक प्रोसेस बता रहे हैं. एंड जब हम किसी लाइफ अर्थ पे एक लाइफ की शुरुआत कैसे हुई, क्या हुई, तो वहाँ पे हम बता रहे हैं कि एवोल्यूशन एक कॉन्सिक्वेंस है, एक प्रोसेस. क्या प्रोसेस हुआ? नेचुरल सिलेक्शन हुआ. एक प्रोसेस हुआ नेचुरल सिलेक्शन जिसके रिजल्ट में एवोल्यूशन हुआ. समझ रहे दोनों पॉइंट? We are still not very clear whether or to regard evolution and natural selection as process or end result of unknown process. अभी तक भी ये चीज़ क्लियर नहीं है कि evolution एक अपने आप में प्रोसेस है या end result of any other process. It is possible that work of Thomas Malthus on population influenced Darwin. अब ध्यान रखना, जो मैंने आपको ये बताया कि डार्विन ने एक बुक लिखी दैट इज़ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, ये किसके इन्फ्लुएंस में लिखी? उन्होंने लिखी थॉमस मैल्थस के इन्फ्लुएंस में. ओके, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पॉपुलेशन के ऊपर एक अपना पब्लिकेशन दिखाया. उन्होंने बोला कि जब नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं तो उस टाइम पे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है. तो नेचर कंट्रोल कर रही है पॉपुलेशन को. ये उस पब्लिकेशन से इतना इन्फ्लुएंस हुए कि इन्होंने एक बुक लिखी. ओके, किसने लिखी? डार्विन ने. नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन विच आर फैक्चुअल. फॉर एग्जाम्पल, नेचर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, है ना. अब उसके ऊपर बुक लिखी, अब ये बता रही है कि नेचुरल सिलेक्शन एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या होता है. देखिए, होता क्या है कि नेचर जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है. फूड, स्पेस, एवरीथिंग इज लिमिटेड, बट पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है. तो नेचर को उसे कंट्रोल करना पड़ेगा. सो पॉपुलेशन आर स्टेबल इन साइट एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन. Member of a population vary in characteristics. In fact, no two individuals are alike. Even though they look superficially similar, most of the variations are inherited. The fact that theoretically population size will grow exponentially if everybody reproduce maximally. ठीक है ना. अब अगर सब बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन करने लगे तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. ओके, this fact can be seen in a growing population or bacterial population. You can see over there. The fact that population size in reality are limited means that there had been competition for resources. Obviously, resources क्या है? Limited है. और population बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? Competition शुरू हो जाएगा. Okay, and only some survived and grew at the cost of other that could not flourish. Okay, कुछ survive करेंगे और कुछ वहीं पे die हो जाएंगे. The novelty and brilliant insight of Darwin was this. He asserted that variation which are inherited and which make resource utilization better for few, adapted to habitat better, will enable only those to reproduce and leave more progenies.
समझ आ रहा है कि मतलब जो ज़्यादा फिट था, ज़्यादा बेटर था, जो सरवाइव किया, वो ही आगे रिप्रोड्यूस कर पाएगा और अपनी ही प्रोजेनी बना पाएगा, और जो नहीं कर पाए वो वहीं एक्सटिंक्ट होते चले गए। हैंस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम ओवर मैनी जनरेशन सर्वाइवर विल लीव मोर प्रोजेनी and there would be a change in population characteristics and hence new form appear to arise। आई बात समझ में, है ना। उसके मतलब एंड में ही न्यू स्पीशीज अराइज हुई। तो अब मैं इसको एक थोड़ा सा समराइज करके आपको बता रही हूँ कि डार्विन ने क्या किया। डार्विन एक मैल्थस से, ठीक है, थॉमस मैल्थस के पब्लिकेशन से इन्फ्लुएंस हुए। उसके इन्फ्लुएंस में उन्होंने एक बुक लिखी, दैट इज ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिसमें 2 पॉइंट्स बताए, ब्रांचिंग डिसेंस एंड नेचुरल सिलेक्शन। ओके, ओवरऑल वो क्या बोल रहे हैं कि नेचर पे रिसोर्सेज लिमिटेड है, बट अगर हम इसको एक्सेस पॉपुलेशन होती जाएगी तो रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएंगे और ज़्यादा। अब क्या होगा, दे विल बी कॉम्पिटिशन। अब सब एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे फॉर रिसोर्सेज, फॉर मीटिंग, फॉर स्पेस, फॉर हैबिटेट, फॉर फूड, एवरीथिंग। देयर इज अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब इनमें से जो सबसे ज़्यादा फिट होगा वो सर्वाइव कर जाएगा और वही अपनी आगे नेक्स्ट प्रोजेनी को बना पाएगा, और फिर वो धीरे 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 एक अल्टीमेटली न्यू स्पीशीज जनरेट कर देगा, न्यू फॉर्म जनरेट कर देगा, और जो नहीं होगा वो वहीं पे ही वाइप आउट हो जाएगा या एक्सटिंक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है पॉइंट? ओके, आगे चलते हैं। व्हाट इज दी, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान रखना, एक तो नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर है, एक थॉमस मैल्थस का थोड़ा सा ध्यान रखना, ब्रांचिंग डिसेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, आगे बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, कैसे क्या हो रहा है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन, हाउ डज स्पीशिएशन अकर। स्पीशिएशन का मतलब समझते हो, दैट इज स्पीशीज का फॉर्मेशन। ठीक है, आई विल राइट ओवर हियर स्पीशीज फॉर्मेशन। इवन दो मेंडल हैड टॉक ऑफ इनहेरिटेबल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिनोटाइप, वो क्या बोल रहा है कि कुछ इनहेरिटेबल फैक्टर्स हैं, यानी कि एक तरह से जीन है जो किसी भी फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस करते हैं या रिस्पॉन्सिबल है उसको बनाने के लिए। डार्विन इधर इग्नोर दीज ऑब्जर्वेशन और केप्ट साइलेंस। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी ह्यूगो डे व्रिज, अब आए दूसरे एक और साइंटिस्ट ह्यूगो डे व्रिज, बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन इवनिंग प्रिमरोज, इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, इवनिंग प्रिमरोज पे, एक प्लांट है, ब्रॉट फॉर्थ द आइडिया ऑफ म्यूटेशन। ओके, उन्होंने एक म्यूटेशन थियोरी बताई। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ह्यूगो डे व्रिज ने क्या बताया, उसने बताया म्यूटेशन थ्योरी, ही गेव म्यूटेशन थ्योरी। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। लार्ज डिफरेंस अराइज सडनली इन अ पॉपुलेशन। देखिए उससे पहले वो क्या बोल रहा है कि बहुत सारे ईयर्स लगते हैं उससे एक नई पॉपुलेशन, बट ह्यूगो डे व्रिज बोल रहा है कि एक सडन चेंज होता है और उससे एक न्यू स्पीशीज जनरेट हो जाती है। ही बिलीव दैट इट इज म्यूटेशन विच कॉज इवोल्यूशन एंड नॉट द माइनर वेरिएशन और इनहेरिटेबल दैट डार्विन टॉक्ड अबाउट। उसने डार्विन को बिल्कुल रिजेक्ट किया, उसने बोला नो, इवोल्यूशन इज बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन। म्यूटेशन जो है वो कैसे होते हैं, रैंडम एंड डायरेक्शनल लेस होते हैं, ध्यान रखना। वाइल डार्विन का वेरिएशन जो बताया वो क्या होते हैं, स्मॉल एंड डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और ये रैंडम और डायरेक्शनल और ड्रास्टिक होता है। ओके, इस पे क्वेश्चन फ्रेम होता है, ध्यान रखना। इस पे म्यूटेशन ह्यूगो डे व्रिज किस पे काम किया, इवनिंग प्रिमरोज पे काम किया। एवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल while De Vries believed that mutation caused speciation and hence it is called saltation theory। ओके, इसको क्या बोला है, साल्टेशन थ्योरी, यानी कि एक सिंगल स्टेप में ही इतना बड़ा म्यूटेशन कि उसकी वजह से एक न्यू स्पीशीज जनरेट हो रही है, इवोल्यूशन हो रही है। ओके, दिस इज कॉल्ड साल्टेशन थ्योरी। स्टडीज इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स लेटर ब्रॉट आउट सम क्लैरिटी। ओके, उसके बाद जब जेनेटिक्स लेवल पे हमने इनको पढ़ा तो हमें थोड़ी सी क्लैरिटी आई कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, न्यू स्पीशीज कैसे जनरेट हो रही है। ओके बच्चों, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए इसमें बहुत जंबल दे रखा है सब कुछ, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ सारा कुछ आपको समझ में आए। इसके मैं नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, मेरे हैंड रिटन नोट्स, तो उसमें आपको काफ़ी हद तक क्लियर होगा। थोड़ा डिटेल में है वो नोट्स, पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। चलिए बात करते हैं हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल।
क्या है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल? इन अ गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ अलील ऑफ अ जीन और लोकस। मतलब कि ये सपोज एक पॉपुलेशन है, इसके अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल होंगे, इन सब का कुछ जीन होगा, जीन पूल होगा, ठीक है। और इसमें जो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलेंगे जीन फ्रीक्वेंसी, या हम इसको बोलेंगे अलीलिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सारे अलील की फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अलीलिक फ्रीक्वेंसी, किसकी? एक पॉपुलेशन की। दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन फिक्स्ड और इवन रिमेन द सेम थ्रू जनरेशन। अब वो क्या बोल रहा है कि ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो है ये हमेशा सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ओके। हार्डी-वेनबर्ग ने बोला कि ये फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, बट एट सर्टेन कंडीशन। क्या बोल रहा है? दिस प्रिंसिपल सेज दैट एलिलिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल and is constant from generation to generation. The gene pool, total gene and the allele in a population remains a constant. This is called genetic equilibrium. बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? अब हो सकता है इसमें से कुछ लोग निकल के दूसरी जगह चले गए तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, कुछ लोग इसी पॉपुलेशन में आ गए, कुछ लोग सडन मर गए, म्यूटेशन क्रिएट हो गया, तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं रह सकती। बट वो बोल रहा है कि एलिलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो, कब हो? तो आगे यह बोल रहा है सम टोटल ऑफ ऑल एलील फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ओके, हमेशा इक्वल टू 1 कांस्टेंट रहती है, ओके, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल कैन बी नेम्ड P, Q एक्सेट्रा इन अ डिप्लॉयड। P एंड Q रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील A एंड अलील स्मॉल a। मतलब आप इसको मैं सीधा बता देती हूँ, P इज व्हाट? डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी है, और Q फॉर रेसेसिव अलील फ्रीक्वेंसी। Frequency of a individual in a population is simply p square. This is simply stated in another way, that is probability that the allele A with the frequency of p appear on both the chromosome of a diploid individual is simply the product of probability. क्या बोल गया ये क्या बोल गया? ये बोल गया कि अलील हमेशा डिप्लॉयड कंडीशन में रहता है, मतलब कि आइडेंटिकल पोजीशन में रहता है। तो हमने बताया ये। अब इस पे डोमिनेंट अलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा पी स्क्वायर लिखी जाएगी, क्योंकि 2 है ना, क्योंकि हमेशा पेयर में प्रेजेंट होता है। सिमिलरली स्मॉल ए को हमेशा क्यू स्क्वायर लिखा जाएगा, ओके। और इनका जो हेट्रोजाइगस सिचुएशन होगी उसको लिखा जाएगा 2pq। तो लिखा कैसे जाएगा? p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। सो हैंस दिस वन, ओके, this is the binomial expansion of p square p plus q whole square. When frequency measured differs from expected value, the difference indicate the extent of evolutionary changes, okay. मतलब क्या बोल रहा है? अब इसको और थोड़ा सा समझा देती हूँ। तो हार्डी-वेनबर्ग बोल रहा है कि एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट व्हेन देयर इज नो एवोल्यूशनरी फोर्स इज वर्किंग, ठीक है। मतलब कि जो मैंने बताया कि माइग्रेशन हुआ या म्यूटेशन हुआ या सडन डेथ हो गई, ये कुछ भी अगर उस पर काम नहीं कर रहा है, कोई पॉपुलेशन इवॉल्व नहीं हो रही है, तो उसमें पॉपुलेशन का फ्रीक्वेंसी, एलिलिक फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगा और वो ये वाली इक्वेशन फॉलो करेगा, ठीक है ना। बट अगर इसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज मिला, इट मीन्स कि इसके एवोल्यूशनरी चेंजेस हो गए हैं, एवोल्यूशनरी फोर्सेस इस पर एक्ट कर रहे हैं। And disturbance in genetic equilibrium or the Hardy-Weinberg equilibrium, that is the change of frequency of allele in a population, would then be interpreted as resulting in evolution. और जैसे ही इसमें चेंज होगा वैसे ही ये it will lead to evolution. समझ आई बात? अब वो बोल रहे हैं 5 factor which are known to affect Hardy-Weinberg principle, जो evolutionary forces हैं। 5 factor को हमने क्या बोल दिया? We called them evolutionary forces, और ये forces क्या करेंगे? evolution lead करेंगे, मतलब कि इस वाले इक्विलिब्रियम को क्या करेंगे? डिस्टर्ब करेंगे, सो दैट इवोल्यूशन हो। दीज आर जीन माइग्रेशन, पहला वाला जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, मतलब कि कुछ पॉपुलेशन भी या तो बाहर चली गई या और आ गई। जेनेटिक ड्रिफ्ट, अचानक से एक छोटा पॉपुलेशन पूरा मर गया। म्यूटेशन, जिसकी वजह से जीन फ्रिक्वेंसी चेंज हुई। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, इसकी वजह से न्यू वेरिएशंस क्रिएट होते हैं। एंड नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचर एक पर्टिकुलर स्पीशीज को सेलेक्ट कर रही है। तो ये 5 फैक्टर है जो क्या करेंगे? हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेंगे। When migration of a section of population to another place and population occur, gene frequency changes in original as well as in new population, है ना। जहाँ जाएगा वहाँ का भी चेंज होगा, जहाँ से जा रहा है वहाँ का भी पॉपुलेशन चेंज हो जाएगा।
न्यू जीन और अलील आर एडेड टू न्यू पॉपुलेशन एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन, जो अभी मैंने बोला है ना. देयर वुड बी अ जीन फ्लो इफ दिस जीन माइग्रेशन happens multiple time, and if the same change occurs by chance it is called genetic drift. okay, इसमें तो वो जा रहे हैं तो चेंज हो रहा है, बट अगर बाई चांस सडन एक कुछ चेंज हुआ जीन की फ्रिक्वेंसी में, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट. Sometimes the change in allele frequency is so different in a new sample of population that they become a different species. okay, मान लो कि ये एक species है, इसमें से ये छोटा सा पार्ट गया दूसरी जगह और वहाँ का environment कुछ इस तरह का मिला कि ये completely different species बना ली इन्होंने. क्या बना ली? completely different species बना ली. ठीक है, सो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम फाउंडर्स, है ना. तो ये क्या हो गए? फाउंडर्स हो गए. एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज फाउंडर इफेक्ट. ठीक है, कि जो पॉपुलेशन यहाँ आई उसको हम बोलेंगे फाउंडर. ओके, एंड ये कंप्लीट डिफरेंट बना रहा है, दिस इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट. समझ में आया? ओके, ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन फ्रेम होता है फाउंडर इफेक्ट पे. ओके, आगे बात करते हैं. माइक्रोबियल experiments show that pre-existing advantageous mutation when selected will result in observation new phenotype. okay, मतलब कि जो म्यूटेशन हमारे लिए बेनिफिशियल है वो आगे प्रमोट किए जाएंगे, वो आगे आगे पास ऑन कर देंगे. ओके, और न्यू फिनोटाइप हमें दिखाई देंगे. ओवर फ्यू जनरेशन दिस वुड रिजल्ट इन स्पीशिएशन, और धीरे 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 एक न्यू स्पीशीज जनरेट हो जाएगी. Natural selection is a process in which heritable variation enabling better survival are enabled to reproduce and leave greater number of progeny. Obviously natural selection में जो भी inheritable variations है जो हमारे लिए अच्छे हैं वो सब आगे 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 पास ऑन करते जाएंगे और एक न्यू progeny बन जाएगी. A critical analysis makes us believe that variation due to mutation or variation due to recombination, क्या बोल रहा है? म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन और रिकॉम्बिनेशन की वजह से वेरिएशन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस और ड्यू टू जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट रिजल्ट्स इन चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन एंड अलील इन फ्यूचर जनरेशन. एक ही बात को बार बार बोल रहा है. क्या बोल रहा है? कि क्या या तो जीन म्यूटेशन हो या रिकॉम्बिनेशन हो या अलीलिक जेनेटिक ड्रिफ्ट हो, इन सब की वजह से फ्यूचर पॉपुलेशन में अलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, हो जाएगी. Coupled to enhance reproductive success, natural selection make it look like different population. Natural selection can lead to stabilization in which more individual acquire mean character value, directional change, more individual acquire value other than the mean character value, or disruption, more individual acquire peripheral character value at both ends of the distribution. का ये क्या बोलना चाह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं. ये बोलना चाह रहा है इस ग्राफ के बारे में कि एक पॉपुलेशन है. ओके, जिसमें ये पॉपुलेशन का साइज है नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ फिनोटाइप. ओके, नाउ 3 कंडीशन है. अगर क्या करें कि इसकी मीन वैल्यू को ही सबसे ज़्यादा फेवर कर रही है. कौन फेवर कर रही है? नेचर फेवर कर रही है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बेबी का वेट. ओके, बेबी वेट, तो जब न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न होता है तो उसका 2.5 से 3 वाला केजी वाला जो वेट है, इट इज़ ऑप्टिमम वेट या फिर इसको बेस्ट फेवर्ड वेट बोला जाता है. तो इस वेट के जो बच्चे हैं वो सर्वाइव करेंगे, तो वो इस कंडीशन में इस वाले ग्राफ में आते हैं. बिलो दिस वन कम्स इन दिस कैटेगरी. ओके ना, एंड अबव कम्स इन दिस कैटेगरी. तो देखिए वहाँ पे सर्वाइवल का ग्राफ भी नीचे हो गया, बट ये वाले वेट के जो बच्चे हैं सारे वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे. ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा? ग्राफ और स्टीप हो जाएगा क्योंकि ये मीन वैल्यू फेवर्ड हो रही है. तो इस वाले ग्राफ को हम बोलते हैं स्टेबलाइजिंग. ठीक है, यहाँ पे लिख भी रखा है स्टेबलाइजिंग. ओके, सेकेंड वाला ग्राफ जिसमें क्या होगा कि जो मीन वैल्यू है, जो पीक है, वो एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा. इन्होंने बना के नहीं दिखाया, मैं इसका ही बना के दिखा रही हूँ. या तो ग्राफ इस तरह शिफ्ट हो गया या ग्राफ इस तरफ कि ठीक है ये वाली वैल्यू जो है इसको फेवर किया जा रहा है. इस वैल्यू में जो होगा वो सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा और जैसी वैल्यू डाउन होगी वो ग्रो नहीं करेगा. यहाँ पे क्या, ये वाली जो वैल्यू है इसको फेवर किया जा रहा है, ये वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रो. तो ये मतलब कि या तो लेफ्ट डायरेक्शन में चला जाएगा या राइट डायरेक्शन में चला जाएगा, है ना, किसी भी डायरेक्शन में चला जाएगा. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड डायरेक्शनल.
सिलेक्शन, ठीक है, नेचुरल, ये सब नेचुरल सिलेक्शन के, नेचर सेलेक्ट कर रही है। एंड इसमें क्या हो रहा है कि बार 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 वेरी कर रही है, कभी अप हो रहा है कभी डाउन हो रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल सीजनल फ्लावर, ठीक है, तो जब फ्लावर का सीज़न आता है तो वो अप हो जाएगा, फिर सीज़न गया फिर डाउन, फिर सीज़न आया अप हो गया। तो ये होता है डिसरप्टिव, बस बार बार चेंज हो रहा है। तो दीज आर द 3 टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन बहुत बार आता है, ध्यान रखना, इस पर ग्राफ के ऊपर ही डायरेक्ट आ जाता है, तो आपको तीनों टाइप पता होने चाहिए। ओके, क्लियर है? तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। आगे हमारा छोटा मोटा एवोल्यूशन रह रहा है, लेट मी चेक, और कितना क्या, और मैन का एवोल्यूशन। चलिए, तो इसको एक ब्रीफ अकाउंट को हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे और इसी के साथ हमारा पूरा एंड होगा। मैं इसके नोट्स अभी आपको टेलीग्राम में भेज दूंगी, सो दैट कि आपको ये मतलब एक नोट्स के फॉर्म में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, इसके अलावा कोई डाउट होगा तो मुझे ज़रूर से पूछना। ओके, टेक केयर, बाय बाय।